हमारे आसपास की दुनिया को आकार देने वाले अदृश्य नियम क्या हैं। ये कहानी उन छोटे छोटे न दिखने वाले कणों की है जिनका डांसी ये तय करता है कि कोई चीज़ पत्थर की तरह सख्त होगी, पानी की तरह बहेगी या हवा की तरह आज़ाद होगी। हजारों साल पहले भारतीय दार्शनिकों ने दुनिया को 5 तत्वों में बांटा था: वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल। आज विज्ञान भी वही सवाल पूछता है, लेकिन उसका नजरिया थोड़ा अलग है। वो पदार्थ को उसके भौतिक गुणों और रासायनिक बनावट के आधार पर समझता है। तो आज हम स्रोतों के आधार पर इन्हीं कणों के डांस को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कैसे उनका व्यवहार हमारी रोजमर्रा की दुनिया को बनाता है। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। क्या पदार्थ लकड़ी के एक ठोस टुकड़े जैसा है, मतलब बिल्कुल सतत, या फिर ये रेत के ढेर जैसा है जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है? स्रोतों में एक बड़ा दिलचस्प प्रयोग दिया गया है। एक ग्लास पानी लीजिए और उसमें 1 चम्मच नमक घोल दीजिए। नमक गायब हो जाता है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि पानी का लेवल बिल्कुल नहीं बढ़ता। तो सवाल ये है कि आखिर वो नमक गया कहाँ? ये प्रयोग उस सदियों पुरानी बहस का जवाब देता है। ये साबित करता है कि पदार्थ रेत के कणों जैसा है। पानी, जो हमें एक सतत चीज लगता है, असल में उसके कणों के बीच बहुत सारी खाली जगह होती है। जब हम नमक घोलते हैं तो नमक के कण टूटकर उन्हीं खाली जगहों में जाकर बैठ जाते हैं। उन्होंने कोई नई जगह नहीं घेरी, बस पहले से मौजूद गैप को भर दिया। ये तो कमाल की बात है। मतलब हम जो भी चीज देखते हैं वो असल में पूरी तरह से भरी हुई नहीं है, उसमें बहुत सारी खाली जगह है। पर अगर ये कण है तो ये कितने छोटे हो सकते हैं? मतलब अंदाजा क्या है? हमारी कल्पना से भी ज्यादा छोटे। स्रोत में पोटेशियम परमैंगनेट का एक उदाहरण है। अगर आप इसके सिर्फ 2-3 दाने, बस 2-3, 100 लीटर पानी में डालें तो पूरा पानी गुलाबी हो जाएगा। पूरा 100 लीटर बस 2-3 दानों से? हाँ, और अगर आप उस घोल में से थोड़ा सा पानी निकालकर और साफ पानी में मिला दें तो वो भी हल्का गुलाबी हो जाएगा। ये प्रक्रिया कई बार दोहराई जा सकती है। इसका मतलब एक छोटे से दाने में लाखों करोड़ों कण हैं जो अर्ध कणों से बना है और उन कणों के बीच खाली जगह है। एक मिनट, अगर मेरे हाथ में ये पेन ठोस है और इसके कणों के बीच जगह है, तो ये कण करते क्या हैं? क्या वे बस अपनी जगह पर शांत बैठे रहते हैं? बिल्कुल नहीं। और यहीं से चीजें और दिलचस्प हो जाती हैं। पदार्थ के कण कभी शांत नहीं बैठते, वे लगातार हिलते डुलते रहते हैं। हिलते डुलते रहते हैं? हाँ, अपनी जगह पर कांपते रहते हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है अगरबत्ती। जब अगरबत्ती बुझी हुई है तो उसकी खुशबू के लिए आपको उसके बिल्कुल पास जाना पड़ेगा, है ना? सही बात है। लेकिन जैसे ही उसे जलाते हैं, उसकी महक पूरे कमरे में फैल जाती है। इसका मतलब महक वाले कण हवा में सफर कर रहे हैं। एकदम सही। जलने से उन्हें ऊर्जा मिलती है और वे हवा के कणों के साथ मिलकर तेजी से हर कोने तक पहुंच जाते हैं। कणों में ये जो गति होती है उसे गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और तापमान बढ़ाने से ये ऊर्जा और बढ़ जाती है, जिससे कण और तेजी से नाचने लगते हैं। और इसी प्रक्रिया को विसरण या डिफ्यूजन कहते हैं। हाँ, ये सिर्फ खुशबू तक ही सीमित नहीं है, है ना? हमारे शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन का पहुंचना भी तो इसी विसरण के सिद्धांत पर काम करते हैं। ये वाकई जीवन का एक मूलभूत प्रोसेस है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही वजह है कि गर्मा-गर्म खाने की महक दूर तक आती है, क्योंकि उसके कणों में ज्यादा ऊर्जा होती है और वे तेजी से फैलते हैं, जबकि ठंडे खाने की महक के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये कण लगातार नाच रहे हैं, हिल रहे हैं, लेकिन अगर वे इतनी तेजी से घूम रहे हैं, तो फिर कोई भी चीज ठोस कैसे रह पाती है? उन्हें तो बिखर जाना चाहिए। कोई चीज उन्हें एक साथ रोके हुए है क्या? बहुत ही जरूरी सवाल है और इसका जवाब है कणों का तीसरा गुण। वे एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। उनके बीच एक आकर्षण बल काम करता है, एक तरह का अदृश्य गोंद जो उन्हें एक साथ बांधे रखता है। अच्छा, स्रोत में इसे समझाने के लिए एक मानव श्रृंखला का उदाहरण दिया है। कुछ लोग सिर्फ उंगलियों से एक दूसरे को छूकर लाइन बनाते हैं, कुछ हाथ पकड़कर, और कुछ कसकर गले लगकर। हाँ, और जाहिर है गले लगी हुई टीम को तोड़ना सबसे मुश्किल होगा। बिल्कुल, यही बात अलग अलग पदार्थों पर लागू होती है। लोहे की कील में कण एक दूसरे को बहुत मजबूती से पकड़े होते हैं, जैसे कसकर गले मिले हों, इसलिए उसे तोड़ना मुश्किल है। चौक के कणों में ये पकड़ कमजोर होती है, जैसे सिर्फ हाथ पकड़ा हो, इसलिए वो आसानी से टूट जाती है।
तो कणों का यही डांस, उनके बीच की दूरी, उनकी गति की ऊर्जा और उनके बीच की पकड़ तय करता है कि कोई चीज ठोस होगी, द्रव या फिर गैस। चले पहले ठोस की बात करते हैं, जहां कण सबसे अनुशासित तरीके से डांस करते हैं। ठोस अवस्था में कण एक दूसरे के बहुत पास होते हैं और उनके बीच का आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है। इसलिए वे सिर्फ अपनी जगह पर कांप सकते हैं, इधर उधर घूम नहीं सकते। और इसीलिए उनका आकार और आयतन दोनों फिक्स होते हैं। हाँ, और उन्हें आसानी से दबाया नहीं जा सकता। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो उनकी संपीड्यता यानी दबने की क्षमता लगभग 0 होती है। लेकिन कुछ चीजें इस नियम को तोड़ती हुई लगती हैं, जैसे रबर बैंड। उसे हम खींचकर उसका आकार बदल सकते हैं, तो क्या वो ठोस नहीं है? है तो वो ठोस ही, क्योंकि जैसे ही आप बाहरी बल हटाते हैं वो वापस अपने पुराने आकार में आ जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा बल लगाएंगे तो वो टूट जाएगा, लेकिन हमेशा के लिए अपना आकार नहीं बदलेगा। यही उसकी ठोस पहचान है। और स्पंज का क्या? वो तो ठोस है, पर उसे हम आसानी से दबा सकते हैं। क्योंकि स्पंज एक धोखेबाज ठोस है। उसके अंदर बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं जिनमें हवा भरी होती है। जब हम उसे दबाते हैं तो हम असल में उस हवा को बाहर निकालते हैं, स्पंज के कणों को नहीं दबाते। अच्छा, बल हटाते ही हवा वापस भर जाती है और वो अपने आकार में लौट आता है। तो अगर ठोस के कण एक दूसरे से कसकर बंधे हुए हैं, तो क्या होता है जब ये बंधन थोड़ा ढीला पड़ने लगता है? जाहिर है चीजें बहने लगती हैं, जो हमें द्रव अवस्था की ओर ले जाता है। बिल्कुल, द्रव अवस्था में कणों को थोड़ी ज्यादा आजादी मिल जाती है। उनके बीच की दूरी थोड़ी बढ़ जाती है और आकर्षण बल कमजोर हो जाता है। तो वे एक दूसरे पर फिसल सकते हैं, बह सकते हैं। हाँ, उनका आयतन तो निश्चित होता है। 1 लीटर पानी 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन आकार नहीं। आप उसे ग्लास में डालें या बोतल में, वो उसी का आकार ले लेगा। और दिलचस्प बात यह है कि इसी बहने की वजह से गैसें भी द्रवों में घुल सकती हैं। पानी में ऑक्सीजन का घुलना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसके बिना समुद्री जीवन संभव ही नहीं होता। सही कहा। अब सोचिए कि अगर हम इन कणों को और ज्यादा ऊर्जा दे दें, इतनी कि वे एक दूसरे की पकड़ से लगभग आजाद हो जाएं, तब हम पहुंचते हैं गैसीय अवस्था में, जहां कण पूरी तरह से बेगाम हो जाते हैं। हाँ, गैस के कणों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा होती है और आकर्षण बल लगभग न के बराबर। वे बहुत तेज रफ्तार से हर दिशा में भागते हैं। और इसी वजह से गैसों को बहुत ज्यादा दबाया जा सकता है। बिल्कुल, हमारे घर का एलपीजी सिलेंडर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। बहुत सारी गैस को दबाकर एक छोटे से सिलेंडर में भर दिया जाता है। और जब ये तेज रफ्तार कण सिलेंडर की दीवारों से टकराते हैं तो दबाव बनता है। इसीलिए गैस किसी भी बर्तन को, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पूरी तरह से भर देती है। दिलचस्प बात यह है कि ठोस, द्रव और गैस ही कहानी का अंत नहीं है। अगर हम तापमान को और भी ज्यादा बढ़ा दें, जैसे सूरज के केंद्र में, तो हमें पदार्थ की चौथी अवस्था मिलती है, प्लाज्मा। लेकिन आज हम इन 3 मुख्य अवस्थाओं पर ही ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तो ये तो हुई पदार्थ की 3 अवस्थाएं। लेकिन सबसे जादुई बात तो ये है कि ये अवस्थाएं आपस में बदल सकती हैं। पानी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, बर्फ, पानी और भाप। पर यह बदलाव होता कैसे है? इसके पीछे 2 मुख्य खिलाड़ी हैं, तापमान और दबाव। पहले तापमान को देखते हैं। स्रोत में एक प्रयोग का जिक्र है। मान लीजिए आप एक बीकर में बर्फ के टुकड़े लेकर उसे गर्म करना शुरू करते हैं। थर्मोमीटर दिखाएगा कि तापमान बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता है और बर्फ पिघलना शुरू होती है, थर्मोमीटर वहीं रुक जाता है। 1 मिनट, आप लगातार गर्मी दे रहे हैं, फिर भी तापमान बढ़ने रहा? ये ऊर्जा जा कहाँ रही है? क्या ये गायब हो रही है? ये गायब नहीं हो रही, बल्कि छिप रही है। यहीं पर गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट आता है। गुप्त ऊष्मा, छिपी हुई ऊष्मा। हाँ, जो गर्मी हम दे रहे हैं वो तापमान बढ़ाने के बजाय अवस्था बदलने पर खर्च हो रही है। वो ऊर्जा बर्फ के कणों के बीच के आकर्षण को तोड़ने में इस्तेमाल हो रही है, ताकि वे ठोस के अनुशासित डांस से निकलकर द्रव के आजाद बहाव में आ सकें। क्योंकि ये थर्मोमीटर पर नहीं दिखती, इसलिए इसे छिपी हुई ऊष्मा कहते हैं। बिल्कुल। इसका मतलब 0 डिग्री पर पानी में 0 डिग्री पर बर्फ से ज्यादा ऊर्जा होती है। एकदम सही। और सोचिए, ये छिपी हुई ऊर्जा ही स्टीम इंजन की असली ताकत है। ये सिर्फ तापमान नहीं है, बल्कि अवस्था बदलने में लगी वो जबरदस्त ऊर्जा है जिसे हम काम में बदलते हैं। वाह! तो मतलब मेरे किचन की केतली और एक ट्रेन चलाने वाले इंजन का मूल सिद्धांत एक ही है। पदार्थ के कणों के बीच के बंधन को तोड़ने में लगी
ये गुप्त शक्ति। हाँ बिल्कुल। और यही चीज पानी के उबलने पर भी होती है। जब पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है तो तापमान फिर से स्थिर हो जाता है, जब तक कि सारा पानी भाप न बन जाए। और इस दौरान दी गई ऊर्जा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहलाती होगी। हाँ, यही कारण है कि 100 डिग्री पर भाप से जलना उसी तापमान के उबलते पानी से जलने से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि भाप के कणों में वो अतिरिक्त छिपी हुई ऊर्जा होती है। तापमान के अलावा दबाव भी अवस्था बदल सकता है ना, जैसे गैस को द्रव बनाना। हाँ, अगर आप गैस के कणों पर दबाव डालें और उन्हें पास ले आएं, साथ ही तापमान कम कर दें ताकि उनकी उछल कूद कम हो जाए, तो वे वापस द्रव अवस्था में आ जाते हैं। लेकिन एक और भी अजीब प्रक्रिया है जिसे उद्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। हाँ, ये मुझे याद है, जैसे पूजा में इस्तेमाल होने वाला कपूर, वो रखा रखा गायब हो जाता है बिना गीला हुए। बिल्कुल, इसमें ठोस पदार्थ बिना द्रव बने सीधे गैस में बदल जाता है। सूखी बर्फ, जो कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसका एक और बेहतरीन उदाहरण है। ठीक है, उबालने से अवस्था बदलती है, ये समझ आता है। लेकिन गीले कपड़े तो बिना उबाले भी सूख जाते हैं। तालाब का पानी भी बिना 100 डिग्री पर पहुंचे भाप बन जाता है। ये कैसे होता है? बहुत बढ़िया सवाल, और इसका जवाब है वाष्पीकरण या इवेपोरेशन। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी द्रव अपने क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट से कम तापमान पर ही धीरे धीरे वाष्प में बदलता है। और आपने कहा कि ये एक सतही घटना है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये प्रक्रिया द्रव के अंदर नहीं बल्कि सिर्फ उसकी सतह पर होती है। सतह पर मौजूद जिन कणों के पास थोड़ी ज्यादा गतिज ऊर्जा होती है, वो अपने पड़ोसी कणों का आकर्षण तोड़कर हवा में उड़ जाते हैं। मुझे याद है बचपन में जब हम खेल कर आते थे और माँ पंखे के नीचे बिठा देती थी, तो पसीना सूखने पर कितनी ठंडक मिलती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसके पीछे इतनी गहरी साइंस है कि मेरा शरीर वाष्पीकरण के लिए अपनी ही गर्मी इस्तेमाल कर रहा है। आपने बिल्कुल सही समझा। वाष्पीकरण हमेशा ठंडक पैदा करता है। जब आप हथेली पर नेल पॉलिश रिमूवर डालते हैं तो वो आपकी हथेली की गर्मी लेकर उड़ जाता है और आपकी हथेली ठंडी महसूस होती है। मिट्टी का घड़ा भी इसी सिद्धांत पर काम करता है ना? हाँ, मिट्टी का घड़ा भी इसी सिद्धांत पर पानी ठंडा करता है। और इसीलिए गर्मियों में सूती कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है, क्योंकि वे पसीने को सोख कर एक बड़ी सतह पर फैला देते हैं, जिससे वाष्पीकरण तेजी से होता है। वैसे एक और चीज है जो हमेशा मुझे हैरान करती है, ठंडे पानी के ग्लास के बाहर पानी की बूंदें कहाँ से आ जाती हैं? वो वाष्पीकरण की उल्टी प्रक्रिया है, जिसे संघनन या कंडेंसेशन कहते हैं। हवा में हमेशा थोड़ी नमी यानी जल वाष्प मौजूद होती है। जब ये वाष्प ठंडे ग्लास की सतह से टकराती है तो उसकी ऊर्जा कम हो जाती है और वो वापस पानी की बूंदों में बदल जाती है। तो अगर हम चाहते हैं कि कपड़े जल्दी सूखें तो हम उन्हें फैलाकर सुखाते हैं, यानी सतह का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं। धूप में डालते हैं यानी तापमान बढ़ाते हैं। और अगर हवा चल रही हो तो और भी जल्दी सूखते हैं। सही बात है। बिल्कुल, सतह क्षेत्र, तापमान, आर्द्रता और हवा की गति, ये 4 कारक हैं जो वाष्पीकरण की दर को नियंत्रित करते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटे तो लगता है कि हम एक अदृश्य दुनिया के डांस को समझ रहे थे। हर पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना है और इन कणों का डांस, उनकी गति, उनकी आपसी पकड़ और उनके बीच की दूरी ही ये तय करता है कि कोई चीज ठोस, द्रव या गैस होगी। और तापमान और दबाव जैसे बाहरी कारक इस डांस की धुन को बदल सकते हैं, जिससे पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चला जाता है। और अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल। स्रोत में एक मॉडल बनाने का सुझाव दिया गया है। एक जार में कुछ बीज डालकर पदार्थ की अवस्थाओं को दिखाया जा सकता है। अगर कोई इस मॉडल को बनाए तो पदार्थ के व्यवहार के किस एक पहलू को, एक ठोस के सिर्फ अपनी जगह पर कांपने से लेकर एक गैस की पूरी तरह से बेलगाम हलचल तक सटीक रूप से दिखाना सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण क्यों होगा? और वो चुनौती हमें पदार्थ की असल प्रकृति के बारे में क्या सिखाती है?